नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार में 5 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। वोटिंग की तारीख 31 मार्च है और आज 29 मार्च को प्रचार प्रसार का आखिरी दिन, यानी कि जिसको जितना वोटरों को लुभाना था वो तमाम कामें अब समाप्त हो चुकी हैं। अब बारी वोटरों की है कि वो किसके पाले में अपना वोट डालेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जिन 5 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं वो स्नातक कोटे की 2 सीट और शिक्षक निर्वाचन कोटे की 3 सीट है। इनमें अगर बात करें तो कोसी शिक्षक निर्वाचन, सारण शिक्षक निर्वाचन और गया शिक्षक निर्वाचन, इसके अलावा सारण स्नातक निर्वाचन और गया स्नातक निर्वाचन, यानी कि इन 5 सीटों पर 31 मार्च को वोटिंग होगी। जो भी धुरंधर मैदान में उतरे हैं उन तमाम लोगों ने अपने तरफ से जितना भी प्रयास करना था वोटरों को लुभाने का वो कर लिया। जिसको जिसके पक्ष में जाकर प्रचार प्रसार करना था वो भी कर लिया गया है, यानी कि अब सब कुछ वोटरों पर है, चाहे वो शिक्षक निर्वाचन के मतदाता हो या फिर स्नातक निर्वाचन के मतदाता हो। आम भाषा में हम आपको ये बात बता दें कि आम पब्लिक जो है वो इसमें वोट नहीं करती है। जो शिक्षक निर्वाचन सूची में के जो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लिए होते हैं, अनुभवी शिक्षक होते हैं, वो इसमें वोट करते हैं। और स्नातक मतदाता सूची में भी जो अपना नाम जुड़वा चुके होते हैं वो इसमें वोट करते हैं। यानी पढ़े लिखे लोगों का यह चुनाव है और पढ़े लिखे लोग अपनी बुद्धि विवेक से अपना प्रतिनिधि चुनकर बिहार विधान परिषद में भेजते हैं। अब इन 5 सीटों में लड़ाई आमने सामने की है, यानी एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है और कोई नहीं है। निर्दलीय मैदान में उतरे जरूर हैं, लेकिन वो कितनी चुनौती दे पाएंगे ये वक्त बताएगा जब परिणाम आएंगे। लेकिन इसके अलावा प्रशांत किशोर जो कि रणनीतिकार कहे जाते हैं, अभी जनसुराज को लेकर तमाम बिहार भर का भ्रमण कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बैक डोर से 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, या कहिए जो प्रत्याशी उतरे हैं उनको समर्थन दिया है। अब हम तमाम सीटों को लेकर आपको एक बार फिर से जानकारी ये दे देते हैं कि किस सीट पर किसके बीच लड़ाई दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि 5 सीटों की इस लड़ाई में 4 सीटें महागठबंधन के खाते में है, यानी कि 3 सीट जेडीयू के खाते में है और 1 सीट पर सीपीआई के उम्मीदवार जीते हुए थे। तो इन 5 सीटों के चुनाव में अब तक की जो चुनौती है वो महागठबंधन के तरफ थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से क्योंकि उसको अपनी जीती हुई सीटों को बचाना है और जो 1 सीट बीजेपी के पास है उसे अपने पाले में झटकना है। बीजेपी के पास चुनौती है कि वो अपनी 1 सीट को बचाए और जो महागठबंधन के पास सीटें हैं उसे अपने पाले में झटके। महागठबंधन के तरफ से एक बार फिर से इस चुनाव में एकजुटता का प्रदर्शन किया गया, यानी ताकत दिखाई गई। मिलजुल कर महागठबंधन ये चुनाव लड़ रहा है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं कोई बागी नहीं है। यानी कि 3 सीट पर जेडीयू लड़ रही है, 1 सीट पर आरजेडी लड़ रही है और 1 सीट पर सीपीआई लड़ रही है। जो जिसके खाते में पहले सीटें थी वो उसी के खाते में गई हैं, यानी उनके जो उम्मीदवार हैं वो उतारे गए हैं। इस बार आरजेडी जो सीट लड़ रही है वो सीट है गया स्नातक की, जहां से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत कुमार उम्मीदवार हैं। 2017 में भी थे, हार गए थे। इस बार क्या करिश्मा कर पाएंगे ये वक्त बताएगा जब 5 अप्रैल को परिणाम आएंगे। अब हम बात एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं कोसी शिक्षक निर्वाचन की ये सीट से। यहाँ पर आपको बताएं कि लगभग 14 जिले इस निर्वाचन सीट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बांका, अररिया, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, यानी 14 जिलों के जो मतदाता हैं शिक्षक निर्वाचन सूची में जिनका नाम है वो लोग वोट करेंगे।
और 8 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। लेकिन मुख्य लड़ाई की बात करें तो जेडीयू के जो निवर्तमान एमएलसी हैं संजीव कुमार सिंह, जो 2009 से इस सीट पर लगातार जीतते आ रहे हैं, पहले एनडीए के समर्थन से जीते थे, 2017 में वो महागठबंधन के समर्थन से जीते थे और आज एक बार फिर महागठबंधन के समर्थन से मैदान में उतरे हुए हैं। वो फिर से चौथी बार चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। हालांकि यह सीट उनके पिता शारदा सिंह के वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। उनके पिता भी लंबे समय तक इस सीट पर एमएलसी रहे हैं। दूसरे जो इस सीट पर उम्मीदवार हैं जो मुख्य लड़ाई में हैं वो है बीजेपी के रंजन कुमार। 2017 में भी बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतारा था प्रोफेसर जगदीश चंद्र को, लेकिन वो बुरी तरह चुनाव हार गए थे, इसलिए उनका पत्ता काट दिया गया। इस बार व्यापारी वर्ग से आने वाले रंजन कुमार बुद्धिजीवी लोगों का जो ये चुनाव माना जा रहा है उसमें मैदान में उतरे हुए हैं। और इसके अलावा बहुत लोग इंडिपेंडेंट भी मैदान में उतरे हैं। मुख्य लड़ाई बीजेपी बनाम जेडीयू है। हालांकि संजीव कुमार सिंह को अब तक इस सीट पर कभी चुनौती मिलते नहीं देखी गई, लेकिन इस बार क्या रंजन कुमार बीजेपी उम्मीदवार कुछ करिश्मा कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं गया शिक्षक निर्वाचन सीट की। इस सीट के निर्वाचन के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। यानी कि इन 8 जिलों के जो शिक्षक निर्वाचन सूची के मतदाता हैं वो वोट करेंगे। मुख्य लड़ाई यहां पर भी जेडीयू के संजीव श्याम सिंह बनाम बीजेपी के जीवन कुमार के बीच है। लेकिन इस सीट पर जन सुराज के समर्थन से यानी प्रशांत किशोर के अप्रत्यक्ष समर्थन से खड़े हैं अभिराम सिंह, जो कि पीपी एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिनके मधुर संबंध बीजेपी नेताओं से हैं, जो कि बीजेपी के जीवन कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती इस सीट पर बन गए हैं कि वोट न कट जाए। और इसके अलावा बीएन कॉलेज के प्रोफेसर डीएन सिन्हा का भी नाम जो कि निर्दलीय मैदान में है उनका चर्चा में चल रहा है। संजीव श्याम सिंह जो कि निवर्तमान एमएलसी हैं जेडीयू के, उनके बारे में भी आपको मैं बता दूं कि 2011 में भी चुनाव जीते थे। प्रोफेसर अरुण कुमार जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और शिक्षा के क्षेत्र में लंबी लड़ाई लड़ने वालों में से रहे, और कहा जाता था कि जब चुनाव लड़ते थे तो तमाम पार्टियां उनको समर्थन दे देती थी। तो उनके खिलाफ निर्दलीय 2011 में मैदान में उतरकर उन्होंने ये चुनाव जीता था। उसके बाद 2017 में भी संजीव श्याम सिंह रालोसपा के टिकट पर, यानी जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी रालोसपा, तो उसके टिकट पर मैदान में उतरे थे और उस दौरान भी उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए और इस बार महागठबंधन से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में उतरे हुए हैं। बीजेपी को इस सीट पर उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी किसे उतारे किसे नहीं उतारे। चिराग पासवान को भी यह सीट ऑफर किया गया, पशुपति पारस को भी यह सीट ऑफर किया गया था, लेकिन चिराग पासवान ने कह दिया कि हम एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन यह सीट पशुपति पारस के भी खाते में नहीं जानी चाहिए। अगर गई तो फिर हम अपना उम्मीदवार उतार के पूरा खेल ही बिगाड़ देंगे। ऐसे में बीजेपी को तो मौका चाहिए था। बीजेपी ने 2 आपसी लोगों की लड़ाई में खुद मलाई खा ली और इस सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, थोड़ा लेट से उतारा। और जीवन कुमार जो हैं वो यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। कितना चुनौती दे पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जनसुराज के समर्थन से अभिराम सिंह भी मतदाताओं के बीच पूरा घूम रहे हैं और अपने पाले में लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के साथ इनका मधुर संबंध रहा है, तो ये चुनौती खड़ी हो गई है जीवन कुमार के सामने कि कैसे अपने वोट बैंक को बचाया जाए। हालांकि इस एमएलसी चुनाव में अगर आप गौर करें तो इस बात को समझना होगा कि जो जितना ज्यादा वोटर बनाता है उसके जीतने की आसार हैं वो बढ़ जाते हैं। और शिक्षाविद के तौर पर अभिराम सिंह को जाना जाता है। पीपी एजुकेशनल ग्रुप जहानाबाद में एक बड़ा संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, और उसी के ये चेयरमैन भी हैं। अब देखना होगा कितना खेल ये जीवन कुमार बीजेपी उम्मीदवार का बिगाड़ेंगे और कितना अपना कद वो इस सीट पर दिखा पाएंगे। डीएन सिन्हा पहले भी इस सीट पर कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार, तीसरी बार मैदान में है। पशुपति पारस गुट से उम्मीदवारी देने की तैयारी में थे एनडीए के टिकट पर, लेकिन चिराग पासवान के खेल में ऐसा फंसे कि बाद में निर्दलीय उम्मीदवार बनकर उतरना पड़ा। अब बात कर लेते हैं सारण शिक्षक सीट की। सारण शिक्षक सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं वो आम चुनाव नहीं है बल्कि उपचुनाव है, क्योंकि 2020 में इस सीट पर चुनाव हुआ था। केदारनाथ पांडे सीपीआई
के एमएलसी बनकर बिहार विधान परिषद पहुंचे थे चुनाव जीतकर, लेकिन उनका निधन हो गया। इस वजह से यह सीट खाली हो गई, जिस वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बात अगर सारण शिक्षक निर्वाचन की करें तो इस सीट के अंतर्गत लगभग 5 जिले आते हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज और सारण। यानी कि इन 5 जिलों के जो शिक्षक निर्वाचन सीट के मतदाता हैं वो लोग वोट करेंगे और चुनाव जीतने हारने में अपनी भूमिका को निभाएंगे। मुख्य लड़ाई जो है यहाँ पर वो महागठबंधन के उम्मीदवार सीपीआई से केदारनाथ पांडे के बेटे आनंद पुष्कर, बीजेपी के धर्मेंद्र सिंह, और यहाँ पर आनंद पुष्कर का खेल बिगाड़ रहे हैं आफाक अहमद, जो कि पहले कांग्रेस में थे। स्थानीय निकाय चुनाव जो पिछले वर्ष 2022 में हुआ था उसमें वो पश्चिमी चंपारण से उम्मीदवार भी बने थे। निर्दलीय तौर पर कांग्रेस का समर्थन उनको था, बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, लेकिन अब जन सुराज यानी कि प्रशांत किशोर के अप्रत्यक्ष समर्थन के बाद वो भी मैदान में कूदे हैं और कहीं ना कहीं ये महागठबंधन उम्मीदवार की मुश्किलें सारण शिक्षक सीट पर बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्नातक सीटों की तो गया स्नातक की सीट जो है वो अवधेश नारायण सिंह, बीजेपी के जो निवर्तमान एमएलसी हैं उनके नाम से जानी जाती है। बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, बड़े कद के नेता हैं और लगातार इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। अवधेश नारायण सिंह, बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया है, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस सीट पर आरजेडी यानी महागठबंधन की तरफ से राजद जो इकलौती सीट पर लड़ रही है वो गया स्नातक की है और उम्मीदवार हैं जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत कुमार। पिछले बार 2017 में भी उम्मीदवार बने थे, कांटे की लड़ाई हुई थी, लेकिन अंत में अवधेश नारायण सिंह ने 2017 में बाजी मार ली थी। फिर से मैदान में है, देखना बड़ा दिलचस्प है कि यहाँ पर कौन इस बार मुकाबला जीतता है। निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ भी हैं लेकिन खास टक्कर देते नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं सारण स्नातक की सीट की। सारण स्नातक की सीट भी अपने आप में बेहद खास है। अभी जेडीयू से निवर्तमान एमएलसी हैं विनोद नारायण यादव। इन्होंने 2017 में महाचंद्र प्रसाद सिंह जो कि लगातार इस सीट पर चुनाव दशकों से जीतते आ रहे थे, उनका यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा था और महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर वो 2017 में चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। पिछली बार महाचंद्र प्रसाद सिंह एनडीए के तरफ से ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बैनर तले उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए, दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से वो उम्मीदवार है और महाचंद्र प्रसाद सिंह का जो कद इस सीट पर आया है वो बताता है कि इतना आसान नहीं होगा विनोद नारायण यादव के सामने कि वो इस सीट को अपने पास बचाए रखे और महाचंद्र प्रसाद सिंह को आसानी से हरा दे। मुकाबला बहुत कांटे का इस सीट पर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इन 5 सीटों की लड़ाई का जो प्रचार प्रसार है वो थम चुका है। 31 मार्च को वोटिंग है, 5 अप्रैल को परिणाम आ जाएंगे। देखिए, इस बार चुनाव प्रचार प्रसार की बात करें तो बीजेपी के तमाम विधायक सांसद जो हैं वो क्षेत्रों में घूमते रहे और आज भी उन्होंने तमाम क्षेत्रों में घूमकर 5 सीटों की लड़ाई में अपना जो कद है उसे बढ़ाने की कोशिश की और वोटरों को लुभाने की कोशिश की। लेकिन बात वहीं महागठबंधन की करें तो महागठबंधन के सामने इस बार चुनौती भी कई देखने को मिली। पिछली बार तेजस्वी यादव 2017 में कई जगहों पर प्रचार प्रसार के लिए निकले थे, कई जगह जनसभाओं को संबोधित भी किया, लेकिन इस बार सीबीआई और परिवार के बीच पिस कर रह गए। एक तरफ सीबीआई लगातार समन पर समन भेज रही थी, वहां पूछताछ उनसे हो रही थी, दूसरी तरफ उनकी पत्नी का स्वास्थ्य जो था वो भी उतना ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि अस्पताल में भर्ती हो रही थी। और हाल में उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी भी है कि उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है और देखना होगा कि इस बार एमएलसी के चुनाव में वो क्या कुछ उनके लिए निकल कर आता है। महागठबंधन के पास 4 सीटें वर्तमान में इस चुनाव में मौजूद हैं। अपने सीटों को बचाना बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार भी कहीं जनसभा करने नहीं गए, इन चुनावों को लेकर भी उन्होंने कभी कुछ कहीं भी नहीं कहा। नेता जरूर, कार्यकर्ता जरूर, विधायक जरूर क्षेत्रों में घूमते रहे और अपना दम दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बीजेपी जो कि पिछले 3 उपचुनावों में विधानसभा के 2 सीटों पर जीतकर वो अपना मनोबल ऊंचा कर चुकी है। इन 5 सीटों में भी 1 सीट तो उसके पास है और अन्य सीटों में से अगर एक को भी वो झटक लेती है तो उसके लिए तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत होगी।
लेकिन महागठबंधन के सामने चुनौती है कि अपनी सीटों को भी बचाए और बीजेपी के पास जो एक सीट है उसे भी झटके, ताकि आगे के चुनावों के लिए वो ये कह सके कि महागठबंधन मजबूत है और बीजेपी उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर एक भी सीट उसकी बीजेपी के पास गई तो बीजेपी ये बताएगी कि जो वर्तमान की महागठबंधन बिहार में मौजूद है उसने जनता का भरोसा खो दिया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस प्रकार इस बार के परिणाम आते हैं, किसके पक्ष में आते हैं। लेकिन इन 5 सीटों के चुनावों पर तमाम राजनीतिक पंडितों की नज़र भी है और सियासी चर्चाएं भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।